हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों लीजिए, प्रस्तुत है जथुरा का क्लाइमैक्स एपिसोड अर्थात एपिसोड नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं जथुरा का एपिसोड नंबर 7। लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा का हाल देखने वाला था। मोमो जिन्न एक के बाद एक अपनी फरमाइश किए जा रहा था। इस वक्त मोमो जिन्न के शरीर पर उसके साइज का सिल्क का कुर्ता था। नौकर 1 घंटे में हाथों हाथ बनवा के लाया था। ये बात अलग थी कि उसे पहनकर वो कार्टून जैसा दिखने लगा था। अब बस भी कर, लक्ष्मण दास बोला, तू भी कुछ आराम कर ले और हमें भी करने दे। जिन्न को ज़्यादा आराम की ज़रूरत नहीं होती, मोमो जिन्न ने कहा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी इच्छाएं जाग उठी हैं, वरना मैं व्यर्थ की ज़िंदगी जी रहा था और जथुरा की गुलामी कर रहा था। अब मैं अपने लिए जी रहा हूँ। तू तो जी रहा है, लेकिन हमारी ज़िंदगी क्यों खराब कर रहा है हमें इस तरह दौड़ा दौड़ा कर। मैं तो अब तुम लोगों को तंग नहीं कर रहा, तेरी इच्छाएं तो तंग कर रही हैं। उन पर मेरा बस नहीं है। मैं भी कभी इंसान था जिसने भी चालाकी से मेरे भीतर इच्छाएं जगाई हैं। उसने इंसानी इच्छाओं वाला हिस्सा मेरे मन में डाला है, इसलिए मेरी इच्छाएं इंसानों जैसी हैं। खून पीने की इच्छा तो इंसानों में नहीं होती, सपन चड्ढा जल्दी से कह उठा। हाँ, वो तो इंसानों में नहीं होती, मोमो जिन्न ने सिर हिलाया। तभी तो अभी तक मेरे मन में खून पीने की इच्छा नहीं उठी। इसका मतलब तू हमारा खून नहीं पिएगा? सपन चड्ढा ने चैन भरे स्वर में कहा। भविष्य में क्या होगा मैं कैसे बता सकता हूँ, लक्ष्मण दास ने सपन चड्ढा से कहा। इसका कोई भरोसा नहीं कब क्या कर दे। ये न तो इंसानों में है और न ही प्रेत योनि में। ये ठीक कहता है, मोमो जिन्न मुस्कुराया। मेरा शरीर जिन्न का है, दिमाग जिन्न का है और इच्छाएं इंसानों वाली। एक बात तो बता, लक्ष्मण दास एकाएक कह उठा। बोल, तेरे में औरत को पाने की इच्छा नहीं होती? इंसान में मर्दों को तो बहुत जरूरत पड़ती है, जिन्न ये काम नहीं करते, मोमो जिन्न बोला। क्यों? क्योंकि औरत पाने की इच्छा के लिए जिस चीज का होना आवश्यक है वो चीज हमारे पास नहीं होती। लक्ष्मण दास ने हड़बड़ाकर सपन चड्ढा से कहा। सुना, शुक्र है कि हम जिन्न नहीं हैं। सपन चड्ढा ने लंबी सांस ली। मेरे में अभी अभी तरबूज खाने की इच्छा जागी है, मोमो जिन्न कह उठा। तरबूज? सपन चड्ढा के होठों से निकला। मिल जाएगा, लक्ष्मण दास हाथ हिलाकर बोला। आजकल बाजार में तरबूज आया हुआ है, मैं नौकर को भेजता हूँ, सपन चड्ढा कहकर उठने लगा। तभी मोमो जिन्न के होठों से निकला, रुक जा। सपन चड्ढा ठिठका। मोमो जिन्न सिर को जरा सा टेढ़ा करके इस तरह सिर हिलाने लगा जैसे कोई कुछ कह रहा हो और वो सुन रहा हो। इस दौरान मोमो जिन्न की आंखें बंद हो गई थी। लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा की नजरें मिली। दोनों का हाल ऐसा था कि मौका मिले तो भाग लें और पीछे पलटकर भी न देखें। ठीक है, मोमो जिन्न सिर हिलाकर बोला। मैं इन दोनों के साथ अभी वहां जाता हूँ। फिर मोमो जिन्न ने आंखें खोली और गर्दन सीधी करके खड़ा होकर पहना कुर्ता पायजामा उतारने लगा। देखते ही देखते सारे कपड़े उतार दिए और जल्दी से एक कोने में पहुंचकर वहां पड़ा अपना पुराना कपड़ा उठाकर कमर के बीच की जगह में लपेटने लगा। ये करते हुए जल्दी में लग रहा था वो। क्या हुआ? सपन चड्ढा ने पूछा। नए कपड़े उतार कर तुमने पुराने क्यों पहन लिए? जाना है। ओह, जा रहे हो? सपन चड्ढा मुस्कुराकर बोला। जाते जाते तरबूज तो खा जाते। तुम दोनों को भी मेरे साथ चलना है। मोमो जिन्न ने कमर में कपड़ा लपेट लिया। हमें? हाँ, जथुरा के सेवकों की तरफ से मुझे आदेश मिला है कि तुम लोगों के साथ वहां पहुंचूं जहां देवा, मिन्नो, नील सिंह, परसू, नगीना बेहोश पड़े हैं, मोमो जिन्न ने कहा। लेकिन हमारे उधर जाने की क्या जरूरत है? सपन चड्ढा घबराकर बोला। वहां तुम लोगों ने काम करने हैं। काम? हाँ, क्या काम करने हैं वहीं पहुंचकर बताऊंगा। मेरा क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। तेरे को क्या होना है? मुसीबत तो हम दोनों पर। तुम दोनों समझते नहीं। मेरे में इच्छाएं जाग उठी हैं, मैं कैसे अपनी इच्छाओं पर काबू पाऊंगा? अगर ये भेद खुल गया कि मेरे में इच्छाएं आ गई हैं तो जथुरा के सेवक मुझे भस्म कर देंगे। मोमो जिन्न परेशान नजर आ रहा था। तुम दोनों ये बात किसी को ना बताना। इच्छाओं वाली? हाँ, तुम हमें साथ मत ले जाओ तो हम ये बात किसी से नहीं कहेंगे, लक्ष्मण दास ने कहा। मैं तुम दोनों को छोड़ नहीं सकता, तुम लोगों को साथ ले जाने का हुक्म मिला है, मोमो जिन्न बोला। तो हम वहां पहुंचकर सबको बता देंगे कि तुम में इच्छाएं आ गई हैं, लक्ष्मण दास ने कहा। हाँ हाँ, हम बता देंगे, सपन चड्ढा ने फौरन सिर हिला दिया। मोमो जिन्न घबराकर दोनों के पास आ पहुंचा।
ये क्या कह रहे हो? मोमो जिन्न जल्दी से बोला। मेरा भेद खुल गया तो तुम दोनों को कोई दूसरा जिन्न आकर गुलाम बना लेगा। हम अब भी तुम्हारी गुलामी कर रहे हैं। गलत मत समझो, इस वक्त हम दोस्त हैं। तुम अपने ढंग से फंसे हो और मैं अपने ढंग से, लेकिन तुमसे वादा करता हूँ कि मौका मिलते ही तुम दोनों को आज़ाद कर दूंगा। परंतु इस वक्त मेरी बात मान लो और मेरे साथ ऐसे चलो जैसे मैंने तुम दोनों पर काबू पा रखा है। बेशक 2-4 गालियां भी मुझे देते रहना। किसी को ये मत बताना कि मेरे में इच्छाएं आ गई हैं। मेरा विश्वास करो, वक्त आने पर तुम लोगों के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन इस वक्त मेरी मजबूरी समझो। सच कह रहे हो? जाने दोगे? सपन चड्ढा बोला। मुझ पर अविश्वास मत करो, दिल को दुख होता है, मोमो जिन्न कह उठा। सपन चड्ढा ने लक्ष्मण दास को देखा। क्या कहता है? जाना ही है इसके साथ तो नखरे क्या दिखाने, भाव क्यों बढ़ाने? लक्ष्मण दास भारी सांस लेकर बोला, अभी तो ये हमें इज्जत देकर कह रहा है, ना माने तो साला हमें उल्टा लटकाकर भी राजी कर लेगा। मोमो जिन्न उन्हें देखता सहमति से सिर हिला उठा। देख तो हरामी कैसे सिर हिला रहा है। मोमो जिन्न दांत फाड़कर मुस्कुरा पड़ा। ये हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं, सपन चड्ढा ने कहा। देखते हैं, जब तक निभती है तब तक निभाते हैं, बात की बाद में देखेंगे, लक्ष्मण दास मन मारकर कह उठा। ये हुई बात, बोलो जथुरा महान है। दोनों ने मोमो जिन्न को घूरा। नहीं बोलेंगे, समझा करो, जरूरी है बोलना। ये बोलने से तुम लोगों के शब्द जथुरा के सेवकों तक पहुंचेंगे और उन्हें लगेगा कि सब ठीक ठाक चल रहा है। ये शब्द उन्हें न सुनाई दें तो वो शक करने लगते हैं, मोमो जिन्न ने कहा। ये शब्द भला उन तक कैसे पहुंच जाएंगे? सपन चड्ढा उलझन से कह उठा। मेरे में सेंसर लगा हुआ है जो जथुरा महान है शब्दों को कैच करके आगे भेज देता है, और जथुरा के सेवकों के सेंसर उन शब्दों को कैच करके वहां खुले मेरे खाते में डाल देते हैं कि मोमो जिन्न का काम ठीक चल रहा है। कितनी अजीब बातें करता है ये, सपन चड्ढा ने कहा। अजीब नहीं है, साधारण बात है ये। मैं देवा और मिन्नो के पूर्व जन्म के इस हिस्से से वास्ता रखता हूँ जहाँ के लोगों ने बहुत तरक्की कर ली है विज्ञान में। जथुरा सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक? हाँ। कैसी दुनिया है वो जहाँ वैज्ञानिकों के सेवक जिन्न हैं? वो जादू नगरी है या वैज्ञानिक नगरी? वहाँ सब कुछ मिलता है। जथुरा की दुनिया तुम्हारी इस दुनिया से बहुत आगे है, मोमो जिन्न बोला। वहाँ पर जिन्न, प्रेतों और पिशाचों को भी मशीनों से कंट्रोल किया जाता है। वहाँ जीते जागते लोग भी काम करते हैं और रोबोट भी। रोबोट? लक्ष्मण दास ने हड़बड़ाकर कहा। पूर्व जन्म के वक्त में? मोमो जिन्न मुस्कुराया। तो तुम लोग क्या सोचते हो कि जथुरा की दुनिया आदम युग की है? जथुरा सच में महान है, लेकिन मैं उसके गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता। अब मेरे में इच्छाएं जाग गई हैं, अब सिर्फ उसके हाथों से आज़ाद होना बाकी है। एक बार पूर्व जन्म में सोबरा की शरण में चला गया तो वो मुझे जथुरा की गुलामी से आज़ाद करा देगा। वो मेरे दर्द को समझेगा। तुम्हारी बातें हमारी समझ से बाहर हैं। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरी बात को समझो। तुम जैसे नन्हे नादान जथुरा के साम्राज्य को नहीं जान सकते हैं। जो देखता है वो ही समझता है। मात्र सुन सुनकर जथुरा के बारे में नहीं जाना जा सकता। बोलो जथुरा महान है। लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा ने एक दूसरे को देखा। बोलो, वहाँ मेरे खाते में इस बात की एंट्री हो जाएगी कि मेरे यहाँ सब ठीक चल रहा है, मैं ड्यूटी पर हूँ। बोल दे सपन, लक्ष्मण दास ने मुंह बनाकर कहा। यह हमारा यार बना हुआ है, तभी तो सब बातें बता रहा है। इसने हमें नंगा करके सड़क पर घुमा दिया तो तब भी कहना पड़ेगा। पहले तू बोल। दोनों एक साथ बोलते हैं। बोलो, मोमो जिन्न मुस्कुराकर कह उठा। तुम दोनों बहुत अच्छे हो जो मेरी बात मान जाते हो। चलो अब मेरे पास आकर मेरी बाहें थाम लो। हमें यहाँ से रवाना होना है। जहाँ देवा, मिन्नो, नगीना, नील सिंह, परसू, भंवर सिंह और त्रिवेणी मौजूद हैं। दोनों उठकर मोमो जिन्न के पास पहुंचे। मोमो जिन्न ने दोनों बाहें फैला दी। लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा ने उसकी एक एक बाह थाम ली। हम जा कहाँ रहे हैं? सपन चड्ढा बोला। वहां पहुंचकर देख लेना। हम कार पर नहीं जा सकते, वहां कार नहीं जाती। ऐसा कैसे हो सकता है? लक्ष्मण दास कह उठा। वहां पहुंचोगे तो पता चल जाएगा। एक बार फिर बोलो, जथुरा महान है। जथुरा महान है, दोनों फंसे स्वर में कह उठे। अगले ही पल मोमो जिन्न के साथ साथ लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा का शरीर भी धुंधला सा पड़ने लगा। देखते ही देखते उनके शरीर जैसे हवा में घुलते गायब होते चले गए। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां था ही नहीं। जगमोहन और सोहनलाल
कुएं में फंसे ऊपर देख रहे थे। ऊपर धूप और आसमान नजर आ रहा था, जबकि भीतर अंधेरा था। बहुत कम बाहर की रोशनी नीचे पहुंच ना पा रही थी। ऊपर से आती रस्सी अभी तक लटक रही थी, जिसके साथ बाल्टी बंधी थी। वो अगर खींचते तो पूरी की पूरी रस्सी नीचे गिर जानी थी। उन्हें इंतजार था कि कोई कुएं पर आए और उन्हें बाहर निकाले। सोहनलाल जगमोहन को देखकर बोला, हम तो बुरे फंस गए। बेवकूफ हैं हम, जगमोहन ने झल्लाकर कहा। वो कैसे? उसके शब्दों पर सोहनलाल मुस्कुरा पड़ा। वो मोना चौधरी नहीं थी, उसका बहरूप था। ये हम जानते थे। हमने उसे देखा तो सोचने लगे कि उसका पीछा करके बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, जबकि हकीकत ये थी कि वो हमें फंसाने के लिए जानबूझकर हमारे सामने आई थी कि हम उसके पीछे जाएं और वो हमें इस तरह फंसा दे। जगमोहन ने कुढ़ कर कहा, जथुरा का कालचक्र सच में बहुत चालाक है। अब तो जो होना था हो चुका। मुझे आशंका है कि बंगले में देवराज चौहान, बांके और रुस्तम के साथ भी बुरी घटना पेश आई होगी। ये जरूरी तो नहीं? जरूरी है। जथुरा का कालचक्र हर उसके लिए है जो पूर्व जन्म से संबंध रखता है, जगमोहन बोला। परंतु वो तो हम लोगों को गायब कर रहा था। अब हमें इस तरह फंसा क्यों दिया? सोहनलाल ने कहा, क्या पता कालचक्र ने हमें क्या सोचकर कुएं में फंसाया है। जरूर इसके पीछे कोई बड़ी चाल है। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं उस बुढ़िया को पहचान न सका। मैं क्या, मेरी जगह कोई भी होता धोखा खा जाता। वो ही पहले मोना चौधरी के रूप में थी जो बुढ़िया हमें मिली। मैं कुएं की मुंडेर पर हाथ रखे नीचे झांक रहा था कि कितनी आसानी से उसने मेरी दोनों टांगें उठाई और मुझे नीचे फेंक दिया। तेरे को तो फिर भी उसने इज्जत से फेंका। सोहनलाल ने मुंह बनाया। मुझे तो बच्चों की तरह उठाकर नीचे फेंक दिया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं तेरे ऊपर नहीं गिरा। मुझे तो अपने इस हाल पर तरस आ रहा है। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। उधर देवराज चौहान, बांके, रुस्तम हमारा इंतजार कर रहे होंगे। शाम होने वाली है। पता नहीं यहाँ कितनी देर रहना पड़ेगा। ऊपर कुएं पर कोई गांव वाला अभी तक पानी निकालने नहीं आया। तभी जगमोहन को अपने बेहद करीब से धीमी सी आवाज सुनाई दी, जग्गू। जगमोहन की नजर तेजी से कुएं में हर तरफ घूमी, परंतु कोई न दिखा। कौन है? जगमोहन के होठों से निकला। मैं वही हूँ जग्गू, जो तेरे को जथुरा के हादसों का पूर्वाभास करा रहा था। आवाज पुनः सुनाई दी। इस बार सोहनलाल ने भी उस आवाज को सुना। कौन हो तुम? इस वक्त मैं तुझे अपने बारे में नहीं बता सकता। क्यों? तुम कालचक्र के भीतरी हिस्से में आ फंसे हो। यहाँ मैंने अपना नाम बताया तो कालचक्र सुन लेगा। तुम कालचक्र से डरते हो? मैं नहीं जानता कि इसका क्या जवाब दूं, परंतु मैं नहीं चाहता कि अभी कालचक्र मेरे बारे में जाने। वैसे तू मुझे अच्छी तरह से जानता है। मेरी आवाज़ सुनकर तू मुझे पहचान सकता है। वो धीमी आवाज़ दोनों को सुनाई दे रही थी। तो मैं तुझे पहचान क्यों नहीं रहा? अभी तेरे को पूर्व जन्म की याद नहीं आई। जब भी तेरे मस्तिष्क में पूर्व जन्म की यादें आएंगी तू मुझे पहचान लेगा। हमें यहाँ से बाहर निकालो, जगमोहन ने कहा। ये मेरे बस में नहीं। मैं सीधे सीधे कालचक्र से नहीं टकरा सकता। तो तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? मैं तुम पर आने वाली मुसीबतों से तुम्हें बचा सकता हूँ। वो आवाज़ पुनः सुनाई दी। तुम दोनों को कालचक्र अपने भीतर निकलने वाला है। वहाँ तुम दोनों के लिए ढेरों खतरे सामने आएंगे। कोई भी खतरा तुम लोगों की जिंदगी ले लेगा। तब मेरे से जितनी सहायता हो सकेगी करूँगा, तुम्हें बचाऊंगा। आखिर हमारी मंजिल क्या है? पूर्व जन्म में प्रवेश करना। लेकिन कालचक्र तुम दोनों को अपने भीतर समेट चुका है। तुम दोनों के सामने इतने खतरे आएंगे कि बच न सकोगे। अगर बच गए तो खुद को पूर्व जन्म के प्रवेश द्वार पर खड़े पाओगे, परंतु शायद बच न सकोगे। ओह, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। भरसक चेष्टा करूंगा कि तुम लोग काल चक्र से बचे रह सको। जगमोहन और सोहनलाल के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। तुम मुझे जथुरा के हादसों का पूर्वाभास क्यों कराते रहे? अब तुम मेरी सहायता क्यों कर रहे हो? वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा जग्गू। अभी इन बातों का जवाब देकर मैं काल चक्र के सामने अपना भेद नहीं खोलना चाहता। इस वक्त तुम लोग बहुत भारी खतरे में हो। तुम सामने क्यों नहीं आते? नहीं आ सकता। यही बहुत बड़ी बात है कि मैं काल चक्र के भीतर पहुंचकर तुमसे बात कर रहा हूँ। ओह, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जल्द ही तुम लोग काल चक्र के भीतरी हिस्से में पहुंचने वाले हो। ये बात मन से निकाल दो कि तुम लोग इस कुएं से बाहर निकल सकोगे। ये कुआं नहीं, काल चक्र का प्रवेश द्वार है। बाहर गांव वालों को ये कुआं नजर नहीं आता क्योंकि ये मायावी है। कुछ ही देर में ये कुआं भी गायब हो जाएगा। तुम तो हमारे में डर पैदा कर रहे हो।
डरो मत, हौसले से काम लो, तभी आने वाले खतरों का सामना करके जिंदा रह पाओगे। वो आवाज़ उनके कानों में पड़ रही थी। कुछ ही देर में कालचक्र तुम दोनों को अपने भीतर समेटकर मौत की राह पर फेंकने जा रहा है। वहाँ तुम्हें दो रास्ते नजर आएंगे। तुम्हें गुलचंद के साथ बाईं तरफ वाले रास्ते में जाना है। बाईं तरफ वाला रास्ता? हाँ, वहाँ क्या होगा जो? मैं नहीं जानता कि बाईं तरफ वाले रास्ते में क्या होगा, परंतु इतना जान लिया है मैंने कि उस रास्ते पर जाने से तुम लोग अगले खतरे के आने तक जिंदा रह सकते हो। ये मत सोचना कि बाईं तरफ वाले रास्ते पर तुम लोग सुरक्षित हो। खतरे वहाँ भी होंगे, लेकिन कम होंगे। सतर्क रहे तो बचे रह सकते हो। भूलना मत, बाईं तरफ वाले रास्ते पर जाना है तुम दोनों ने। अब मैं जाता हूँ। काल चक्र के भीतर की रहस्यमय परतों के बारे में पता लगाना है कि वहाँ क्या क्या खतरे भरे पड़े हैं, ताकि तुम दोनों को बचाकर पूर्व जन्म के प्रवेश द्वार तक ले जा सकूं। इसमें मुझे भी खतरा है। काल चक्र मुझ पर भी अपना जाल फेंक सकता है। मुझे भी सावधानी से काम करना होगा। फिर कब आओगे हमारे पास? जल्दी लौटूंगा, लेकिन मेरे या सोहन लाल के पूर्व जन्म में प्रवेश कर लेने से क्या होगा? हम दोनों वहां के खतरों का सामना नहीं कर सकते। जब जब भी हमने पूर्व जन्म में प्रवेश किया है, सबके साथ ही किया है। काल चक्र ने देवा, मिन्नो, भंवर सिंह, परसू, नील सिंह, नगीना को भी बुरा फंसा रखा है। वो भी इस वक्त जहां पहुंच चुके हैं वहां खतरे ही खतरे हैं। वो लोग भी खतरों से बच नहीं सके। जो बचेगा वो ही पूर्व जन्म के प्रवेश द्वार तक पहुंच सकेगा। ओह, जगमोहन चिंतित स्वर में बोला, वो सब लोग हैं कहाँ? उनके बारे में सोचकर वक्त बर्बाद मत करो, अपने बारे में सोचो। याद रखना, बाईं तरफ वाले रास्ते पर जाना है। अब मैं जा रहा हूँ। इसके साथ ही आवाज आनी बंद हो गई। जगमोहन और सोहन लाल की नजरें मिली। ये तो फंस गए हम। जगमोहन गहरी सांस लेकर बोला, बुरे फंसे हैं। तभी कुएं में कंपन उभरा। 2 पल के लिए लगा जैसे कुएं की गोल दीवार गिरने वाली हो। फिर वो गोल दीवार धीरे धीरे गोल गोल घूमने लगी, जैसे लट्टू घूमता है। हर बीतते पल के साथ उसकी रफ्तार तेज होती जा रही थी। जगमोहन और सोहनलाल कुएं के पानी के बीचों बीच खड़े थे। हैरत की बात तो ये थी कि पानी शांत था। कुएं की गोल दीवारों के गोल गोल घूमने पर भी पानी अपनी जगह पर स्थिर था। तेज तेज ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे पत्थर आपस में रगड़ खा रहे हों। तभी सोहनलाल की निगाह ऊपर पड़ी तो उसके मुंह से निकला, ओह, हम जमीन के भीतर जा रहे हैं। जगमोहन ने सिर उठाकर ऊपर देखा तो खुद को सुरंग जैसी जगह में महसूस किया। वहां की रोशनी और आसमान बहुत दूर बिंदु की तरह दिखे। ये कैसी मुसीबत है? जगमोहन बड़बड़ाया। वे दोनों अब घुप अंधेरे में पानी में थे। फिर ऊपर बिंदु जैसी रोशनी नजर आनी बंद हो गई। देर तक उन्हें पत्थरों के रगड़ने की आवाज़ सुनाई देती रही। फिर एकाएक ही सब कुछ थम गया। सन्नाटा सा उभर आया। वहाँ चुप्पी ऐसी थी कि उन्हें अपनी सांसों की आवाज़ें स्पष्ट सुनाई दे रही थी। एकाएक ही उन्हें पुनः पत्थरों के रगड़ खाने की आवाज़ सुनाई दी और देखते ही देखते सामने 2 दरवाजे जैसी जगह नजर आने लगी, जिनके पार दिन का उजाला फैला था। वहाँ पेड़ थे, मैदान था, हवा चल रही थी। उनकी नज़रें दोनों दरवाजों पर थी। उनके लिए हैरत की बात तो ये थी कि दोनों दरवाजों के पास एक ही जगह थी। बाएं से भीतर जाएं या दाएं से, पहुंचेंगे एक ही जगह पर। फिर उसने क्यों कहा कि वो बाईं तरफ वाले दरवाजे से भीतर प्रवेश करे? ये उलझन खुद ब खुद ही उनके मस्तिष्क में आ ठहरी थी। जगमोहन ने ऊपर देखा। कुआं पाइप की तरह बंद दिखा। ये सब क्या है? सोहनलाल बोला, हम काल चक्र के भीतरी हिस्से में आ फंसे हैं। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन ये 2 दरवाजों का क्या मामला है? उसने कहा था कि हम बाईं तरफ वाले दरवाजे से भीतर प्रवेश करें, जबकि दोनों दरवाजे तो एक ही जगह पर लगे हैं। बाएं दरवाजे से जाएं या दाएं से, बात तो एक ही है। सोहनलाल बोला, कुछ तो बात होगी जो उसने हमें बाईं तरफ वाले दरवाजे से जाने को कहा। क्या पता वो कौन था? ये भी काल चक्र की कोई चाल ना हो। जगमोहन सोहनलाल को देखने लगा। सोहनलाल की बात सही हो सकती थी। जगमोहन को खामोश पाकर सोहनलाल कह उठा, क्या सोचा? कौन से दरवाजे से भीतर जाएं? हमारे लिए दोनों रास्ते अनजाने हैं। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा, किसी से भी भीतर प्रवेश करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो कोई भी था, हम उस पर भरोसा करके बाईं तरफ वाले दरवाजे से भीतर जाएंगे। एक बार फिर सोच ले। सोहनलाल ने बेचैन स्वर में कहा, सोच लिया। जगमोहन की आवाज़ में दृढ़ता थी। इसके साथ ही
वो कुएं के पानी में आगे बढ़ा और ऊपर चढ़कर बाईं तरफ वाले दरवाजे से उस हरे भरे पेड़ों भरे मैदानी हिस्से में प्रवेश कर गया। सोहनलाल वहीं खड़ा देखता रहा। जगमोहन ने मुस्कुराकर सोहनलाल से कहा, बहुत ठंडी हवा चल रही है, तू भी आजा। सोहनलाल के होंठ भिज गए। सब ठीक है, फिक्र क्यों करता है? जगमोहन पुनः कह उठा, आजा, अब देर न कर। सोहनलाल कुएं के पानी में आगे बढ़ा और फिर वो भी बाईं तरफ वाले दरवाजे से निकलकर जगमोहन के पास जा पहुंचा। तभी गड़गड़ की आवाजें उभरी। उन्होंने चौंक कर कुएं की दीवारों में नजर आ रहे दरवाजों की तरफ देखा। आवाजें वहीं से उभरी थी। उनके देखते ही देखते वो दरवाजे जैसे रास्ते बंद हो गए। वहां कुएं की दीवार नजर आने लगी। जहां से वो आए थे वो रास्ता बंद हो चुका था और कुआं वहां किसी मीनार की तरह खड़ा था। जगमोहन और सोहनलाल की नजरें वहां दूर दूर तक घूमी, परंतु वहां इंसान तो क्या, जानवर या चिड़िया तक भी नजर न आई। ऐसे हरियाली भरे वातावरण में किसी पक्षी का भी नजर न आना उलझन में डालने वाली बात थी। वो क्या है? तभी सोहनलाल के होठों से निकला। जगमोहन ने सोहनलाल की निगाहों का पीछा करते हुए उस तरफ देखा। वो कोई घुड़सवार था जो कि तेजी से इसी दिशा की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। दोनों उसी घुड़सवार को देखते रहे। वो अब काफी पास आ चुका था। उसके शरीर पर गहरे नीले रंग के कपड़े थे, वर्दी की तरह। वो कैप्टन या फिर किसी सिपाही या ऐसे ही किसी ओहदे जैसी वर्दी में था। जब वो पास से निकला तो उसने घोड़े की रफ्तार धीमी करते हुए चिल्लाकर कहा, ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रानी साहिबा की सवारी आ रही है, जल्दी से रास्ता साफ कर दो। इस बात का ढिंडोरा पहले ही पिटवा दिया था कि कोई नजर ना आए, फिर तुम दोनों रानी साहिबा की राहों में क्यों खड़े हो? जल्दी से दूर हट जाओ, वरना बेहद कठोर सजा मिलेगी। इसके साथ ही वो घुड़सवार पुनः तेजी से आगे को दौड़ता चला गया। जगमोहन और सोहनलाल की नजरें मिली। ये सब क्या हो रहा है? ये कैसी जगह है? सोहनलाल के होठों से निकला, यहाँ मत खड़े रहो, कोई जगह ढूंढो छिपने की, वरना नई मुसीबत में फंस जाएंगे। जगमोहन ने कहा, ये रानी साहिबा कौन है जो कहीं छिपकर देखते हैं कि रानी साहिबा और उसकी सवारी कैसी है? आओ उधर, उस पत्थर के पीछे। दोनों जल्दी से कुछ दूरी पर मौजूद बड़े से पत्थर की तरफ दौड़ते चले गए। अभी उस पत्थर के पीछे पहुंचकर उन्होंने दो चार सांसें ही ली होंगी कि काफी दूर धूल का छोटा सा गुब्बार उठता दिखा। साथ ही घोड़ों की बेहद मध्यम टप टप की आवाजें उनके कानों में पड़ने लगी थी। रानी साहिबा की सवारी आ रही है। धूल के गुब्बार को देखते हुए जगमोहन कह उठा, मुझे घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सोहनलाल बोला, पता नहीं कहाँ आकर फंस गए हैं। जगमोहन गहरी सांस लेकर सोहनलाल को देखते हुए मुस्कुरा पड़ा। दोनों की निगाह दूर उठते धूल के गुब्बार पर थी जो इसी तरफ आता जा रहा था। दोस्तों, मुझसे एक चूक हो गई। अगर मैं पहले देख लेता कि उपन्यास केवल 315 पेजों का है तो मैं 6वें एपिसोड में ही उसे समाप्त कर देता, लेकिन मैं पहले से समझे बैठा था कि पेज 350 हैं, इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो गई। अब ये 15 पेजों का एपिसोड क्लाइमैक्स के रूप में आपके सामने है। कृपया इसे स्वीकार करें। अगला एपिसोड पोते बाबा का होगा, पहला एपिसोड। अब अगले एपिसोड पोते बाबा में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।